जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति। इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको भू राजनीति पढ़ाया था। देखो, भू राजनीति का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भू राजनीति को इंग्लिश में जियोपॉलिटिक बोलते हैं। जियोपॉलिटिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जियोपॉलिटिक्स से हुई थी। ठीक है। भू राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू राजनीति शब्द की अच्छे तरीके से व्याख्या या भू राजनीति शब्द को एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था? भू राजनीति से रिलेटेड कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक है, भू राजनीति के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं, ये सारा सब कुछ हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। और यदि मैं ओवरऑल यदि बात करूँ तो ये भू राजनीति वाला जो टॉपिक है ना प्यारे लाडलो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसके अलावा एक सबसे अच्छी खबर है मेरे प्यारे साथियों कि यदि आप ज्योग्राफी बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, ज्योग्राफी में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, ज्योग्राफी से आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति के बारे में। और फिलहाल में ध्यान रखना, ज्योग्राफी की 2 क्लास चल रही है, एक दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक, एक शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। पणिकर ने माना था कि जो शक्ति हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लेगी वह भारत की भाग्य निर्माता बन जाएगी। अब देखो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ से एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान का मानना था कि जो शक्ति हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लेगी वह पूरे भारत का भाग्य निर्माता बन जाएगी। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये वाला जो स्टेटमेंट था वो पणिक्कर महोदय का स्टेटमेंट था। पणिक्कर महोदय ने माना था कि जो शक्ति हिंद महासागर को कंट्रोल में कर लेगी वह पूरे भारत के भाग्य का निर्माण करेगी। हिंद महासागर का भारत के लिए महत्व विभिन्न कालों में निम्नलिखित था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हिंद महासागर का भारत के लिए किस किस तरीके से महत्व था। भारत के लिए जो हिंद महासागर था वो किस किस तरीके से महत्वपूर्ण था, इन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल। देखो, प्राचीन काल में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, हिंद महासागर के माध्यम से ही दक्षिणी भारतीय राज्यों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में उपनिवेशों की स्थापना हुई। देखो, ये हमारा भारत है प्यारे लाडलो, ठीक है। ये इसके दक्षिण में पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। दोबारा से बना रहा हूं मैं, ये हमारा भारत है और ये इस तरीके से ये हिंद महासागर फैला हुआ है भारत के चारों तरफ, ठीक है। बिल्कुल हिंद महासागर इसी तरीके से है। हिंद महासागर के माध्यम से, इसी महासागर के माध्यम से ही दक्षिणी भारतीय राज्य, ये दक्षिणी भारतीय राज्य हो गए, द्वारा पूर्वी एशिया में उपनिवेशों की स्थापना हुई, ठीक है। पूर्वी एशिया में उपनिवेशों की स्थापना हुई। विभिन्न कटिबंधीय उत्पादों का भूमध्य सागरीय प्रदेशों को भारत से निर्यात का विकास हुआ हिंद महासागर की वजह से। अब भूमध्य सागर के प्रदेश किस साइड पड़ते हैं? इस साइड पड़ते हैं। अब आप बताओ, भूमध्य सागर को हिंद महासागर के द्वारा किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है। एक नहर है जो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो विभिन्न उष्णकटिबंधीय उत्पादों का, भारत के दक्षिणी राज्यों में विभिन्न प्रकार की उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है और इन सभी उत्पादित वस्तुओं को हिंद महासागर के माध्यम से जो भूमध्य सागर का निकटवर्ती क्षेत्र वहां पर उनको बेचा जाता है या भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक उसको पहुंचाया जाता है। हिंद महासागर द्वारा ही भारत के ज्ञान, विज्ञान, धर्म का दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक विस्तार हुआ। भाई हिंद महासागर था, भाई ये हमारा क्या था? भारत के दक्षिण में ये इस तरीके से हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की वजह से दक्षिणी भारत की जो एजुकेशन थी, दक्षिण भारत का जो साइंस था, जो दक्षिण भारत का धर्म था, उसका एशिया में, अब एशिया का कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग एशिया का, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी भाग एशिया का, ये दक्षिण पश्चिमी भाग एशिया का और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया गया। जब दक्षिण भारत के जो भी राज्यों का ज्ञान था, दक्षिण भारत की जो भी शिक्षा थी, जो भी धर्म था, इसका तो डायरेक्टली तरीके से
दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या हो गया, प्रचार प्रसार हो गया। और उत्तरी भारत का जो ज्ञान था, उत्तरी भारत का जो विज्ञान था, उत्तरी भारत के जो धर्म थे, उनका धीरे धीरे पैरेलल तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विस्तार हुआ, विकास हुआ। मध्यकाल 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको मध्यकाल का टाइम बोलते हैं। दक्षिणी भारत में केवल मराठा और चोल आदि ने समुद्री परिवहन को विकसित किया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि दक्षिण भारत में केवल मराठा और चोल ने समुद्री परिवहन को विकसित किया था। तो दक्षिण भारत में प्यारे साथियों कौन कौन थे जिन्होंने समुद्री परिवहन को विकसित करने का काम किया था? तो वो थे मराठा और चोल। तो मराठा और चोलों ने दक्षिणी भारत में समुद्री परिवहन को विकसित करने का काम किया था। औपनिवेशिक काल 17वीं शताब्दी से 1945 तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम औपनिवेशिक टाइम बोलते हैं। यूरोप से भारत के लिए समुद्री परिवहन का मार्ग वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होकर बताया था। यहां से प्यारे साथियों एक बार क्वेश्चन बन चुका है। जो ये लाइन है ना, नोट में जो लाइन लिखी हुई है, यहां से एक क्वेश्चन बन चुका है कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री परिवहन का मार्ग वास्को डी गामा ने बताया था, वो कहां से होकर गुजरता था? तो प्यारे लाडलो वो कैप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता था। तो यूरोप से भारत के लिए समुद्री परिवहन का मार्ग जो वास्को डी गामा के द्वारा बताया गया था वो कैप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति मानी गई थी। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य था उस दौरान हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति, हिंद महासागर बिल्कुल सेंटर में था। विश्व युद्ध काल में भारत का ब्रिटेन के लिए आर्थिक स्रोत के रूप में होना था। जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पीरियड में भारत का ब्रिटेन के लिए क्या था? एक इकोनॉमिक सोर्स था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध के दौरान भारत था जो ब्रिटेन का इकोनॉमिक सोर्स था। भारत क्या था? ब्रिटेन का इकोनॉमिक सोर्स था। अब इकोनॉमिक सोर्स कैसे था ये मैं समझा देता हूँ। भाई औपनिवेशिक काल के दौरान क्या करते थे? जो अंग्रेज थे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो हमारे भारत से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। और कर से क्या आता था? उनके पास ओवरऑल रुपए आते थे। भाई जब कर वसूल कर रहे हैं तो या तो वो अनाज के रूप में करते थे या वो ज्वेलरी के रूप में वसूल करते थे। तो ओवरऑल तो उनके पास मुद्राएं आ रही है ना। तो भारत ब्रिटेन के लिए किसके रूप में काम करने लग गया? इकोनॉमिक सोर्स के रूप में काम करने लग गया। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आधुनिक काल में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक संगठनों की तर्ज पर दक्षिणी एशिया सहयोग संगठन का विकास किया गया था। ठीक है, तो भाई साहब दक्षिणी एशिया सहयोग संगठन का गठन किया गया था किसके लिए? व्यापारिक संगठनों, प्रतिस्पर्धी जो व्यापारिक संगठनों हैं उनके बेस पर। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों हम कुछ संगठन है जो व्यापारिक संगठन है इनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से भाई साहब एक पूरा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और आजकल पेपर लेवल डीपली बनता जा रहा है। पहले पेपर इजी बनता था तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता था? सपोज डैट मैं सार्क से लेता हूँ। सार्क के कौन कौन से सहयोगी देश थे? ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसके अलावा सार्क का उद्देश्य क्या था? सार्क के कितने सदस्य देश थे? इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता था। अब डीपली क्वेश्चन बनने लगा। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब भाई क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे इस साइड तो 4 संगठनों का नाम लिख देगा। ठीक है, इस साइड उन 4 संगठनों के एक एक सदस्य देशों को लिख देगा और फिर कह देगा भाई अब मिलान करो। अब आप मिलान कब करोगे? जब आपको इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। हो सकता है इस साइड 4 संगठन लिख दे, इस साइड उनकी स्थापना टाइम पीरियड लिख दे कि इनकी स्थापना किस सन में हुई थी। हो सकता है सामने वो इनके मुख्यालय का लिख दे कि भाई इनके मुख्यालय कहाँ पर है, उनको मिलान करवा ले। ठीक है, तो इस तरीके से अब मिलान टाइप का क्वेश्चन बनने की यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब देखो सबसे पहले हम सार्क के बारे में बात करते हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाम से पढ़ने की समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन। तो साउथ एशियन
साउथ एशियन का मतलब हो गया दक्षिणी एशियाई, साउथ एशियन दक्षिणी एशियाई। तो यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये जो सार्क है, ये जो संगठन है, वो किससे संबंधित है, दक्षिणी एशियाई देशों से संबंधित है। जितने भी दक्षिणी एशियाई देश हैं उनका क्या है, ये सहयोग संगठन है ये, ठीक है। तो जो सार्क है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें केवल साउथ एशियन कंट्री ही शामिल हैं इसमें, ठीक है। ये जो संगठन है वो साउथ एशियन कंट्रीजों से रिलेटेड है, जितने भी साउथ एशियन कंट्री हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसमें सामान्यतः दक्षिणी एशियाई देश शामिल हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी प्यारे साथियों, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना। जो सार्क का था, सार्क का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं, इसके जितने भी सहयोगी देश हैं, उन सभी का आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक तरीके से सहयोग को मजबूत करना। तो सार्क का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इसके जितने भी सहयोगी देश हैं उनको आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सहयोग को मजबूत बनाना, ठीक है। अब इसके टोटल 8 सदस्य देश थे। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज इंक्लूड है, 8 देश शामिल है इसमें। और इन 8 के 8 देशों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, अपनी MBBS, ठीक है। अपनी MBBS मैंने इनको याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक बना रखी है। देखो, इन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले सार्क, सार्क की फुल फॉर्म याद करो, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो साउथ एशियन का मतलब है कि भाई ये जो संगठन है वो दक्षिणी एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें जो सदस्य देश है ना, वो कौन से, दक्षिणी एशियाई देश हैं। ये दक्षिणी एशियाई देशों से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो इसमें एक तो माइंड सेट ये होना चाहिए प्यारे साथियों कि सार्क साउथ एशियन है, इसमें जितने भी कंट्री हैं, सदस्य देश है इसके, सारे के सारे साउथ एशियन देश हैं, सारे के सारे दक्षिणी एशियाई देश हैं। दूसरा, आप इसकी ट्रिक याद कर लो, अपनी MBBS, अपनी MBBS। अब ये ट्रिक भी आपको नहीं याद कर ली कि भाई जो अपनी MBBS जो शब्द है, ये जो ट्रिक है, ये किससे जुड़ी हुई है, सार्क सदस्य देशों से जुड़ी हुई है, अपनी MBBS। तो ये जो अपनी MBBS जो ट्रिक है वो किससे जुड़ी हुई है, सार्क से जुड़ी हुई है। और सार्क किससे संबंधित है, दक्षिणी एशियाई देशों से संबंधित है। तो ओवरऑल ये तो क्लियर हो चुका कि अपनी MBBS ट्रिक में हम जितने भी देशों को पढ़ेंगे वो सभी के सभी देश कैसे होंगे, दक्षिणी एशियाई देश होंगे, ठीक है। अब इस ट्रिक में फॉलो करो, अपनी MBBS में आपको सभी के सभी सदस्य देशों को याद करना है और सारे के सारे सदस्य देश कौन सा है, दक्षिणी एशियाई देश है। अब अपनी में ए से स्टार्ट हो रहा है। अब A फॉर क्या हो सकता है, A फॉर अफगानिस्तान भी हो सकता है, A फॉर अमेरिका भी हो सकता है, A फॉर अर्जेंटीना भी हो सकता है, A फॉर अफ्रीका भी हो सकता है, लेकिन हमें दक्षिणी एशियाई देशों को शामिल करना है यहाँ पर। तो A फॉर क्या होगा, अफगानिस्तान होगा, ठीक है। P फॉर पाकिस्तान भी हो सकता है, P फॉर पेरू भी हो सकता है, लेकिन हमें दक्षिणी एशियाई देशों को शामिल करना है, तो P फॉर यहाँ पर पाकिस्तान होगा। अब उसके बाद N फॉर नेपाल भी हो सकता है, N फॉर नीरू भी हो सकता है, N फॉर नागालैंड, सॉरी और भी कोई दूसरा देश हो सकता है, उस टाइम हमारे याद आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी दक्षिणी एशियाई देशों को शामिल करना है, तो यहाँ पर नेपाल आएगा। I फॉर इंडिया आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आपके दिमाग पे आएगा, I फॉर इंडिया भी हो सकता है, I फॉर इंडोनेशिया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें दक्षिणी एशियाई देशों को शामिल करना है। जो इंडोनेशिया वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। इंडोनेशिया कैसा है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, जबकि भारत क्या है, दक्षिणी एशियाई देश है। इसलिए हम यहाँ पर दक्षिणी एशियाई देश में भारत को शामिल करेंगे। M फॉर मालदीव भी हो सकता है, M फॉर दूसरा कोई भी मलेशिया भी हो सकता है। लेकिन प्यारे साथियों, जो मालदीव है वो कैसा देश है, दक्षिणी एशियाई देश है। और जो मलेशिया वो कैसा है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। यहाँ पर हम दक्षिणी एशियाई देशों को शामिल करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने मालदीव को कर लिया। B फॉर भूटान हो गया, B फॉर बांग्लादेश हो गया और S फॉर श्रीलंका हो गया।
दक्षिणी एशिया के टोटल 8 देश है, ठीक है, वो आठों के आठों देश यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो सार्क के सदस्य देशों को याद करने की प्यारी सी ट्रिक है अपनी MBBS। क्या है? अपनी MBBS। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन, मतलब इसमें जितने भी सदस्य हैं वो दक्षिणी एशियाई देश हैं। तो अब ये तो आप कभी नहीं बोलोगे मेरे हिसाब से कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 8 दिसंबर 1985 में स्थापना के समय इसमें 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान को और इसमें शामिल कर दिया गया। तो जब सार्क की स्थापना हुई थी तो इसमें 7 देश थे, अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन 1985 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? वो 1985 में अफगानिस्तान बना था। सार्क देशों की बैठक प्रतिवर्ष होती है। सार्क का जो ऑफिस है वो काठमांडू में है। अब काठमांडू कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आसियान के बारे में। आसियान ASEAN आसियान का फुल फॉर्म है। अब ए का मतलब क्या है प्यारे साथियों? एसोसिएशन। एस का मतलब क्या है? साउथ। ई का मतलब क्या है? ईस्ट। ए का मतलब क्या है? एशियन। और एन का मतलब है नेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई प्यारे साथियों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब ये जो संगठन है वो किससे जुड़ा हुआ है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। साउथ का मतलब दक्षिण हो गया, ईस्ट का मतलब पूर्वी हो गया, एशियन का मतलब एशियाई हो गया। तो ये जो आसियान संगठन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके जितने भी सदस्य देश होंगे वो कौन से होंगे? जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के हैं, ठीक है। अब दक्षिणी पूर्वी इसके जितने भी सदस्य देश होंगे सारे सारे कहाँ के होंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया के होंगे। जैसे सार्क के सदस्य देश कहाँ के थे? दक्षिण एशिया के थे। इसी तरीके से आसियान के सदस्य देश कहाँ के होंगे प्यारे साथियों? दक्षिणी पूर्वी एशिया के होंगे, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में इसका ऑफिस है, ठीक है। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई थी। तो जो आसियान है इसकी स्थापना 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई थी। स्थापना के समय आसियान में टोटल 5 सदस्य थे। अब इनको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड। आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड। आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड। आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब 2 शब्द जोड़ते हैं। आई का मतलब इंडिया हो सकता है, आई का मतलब इंडोनेशिया हो सकता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो? आसियान की बात कर रहे हो। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। तो आसियान में जितने भी सदस्य देश होंगे वो कहाँ के होंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया के होंगे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के होंगे। अब भाई जो भारत है, जो इंडिया है, वो दक्षिणी एशिया का देश है जो कि सार्क का सदस्य देश है, जबकि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। इसलिए यहाँ पर आई का मतलब क्या है प्यारे साथियों? इंडोनेशिया ना कि इंडिया है। उसके बाद एम। अब एम का मतलब, एम 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, या तो मालदीव हो सकता है या फिर मलेशिया हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पर हम मालदीव को शामिल करें या फिर यहाँ पर हम मलेशिया को शामिल करें। भाई वही ट्रिक देखो, यहाँ पर मालदीव है वो दक्षिणी एशिया का देश है, जबकि जो मलेशिया वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। सार्क में जितने भी सदस्य देश हैं वो कहाँ के हैं? दक्षिणी एशिया के हैं। आसियान में जितने भी सदस्य देश हैं वो कहाँ के हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया के हैं। हम फिलहाल में आसियान के सदस्य देश पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी सदस्य देश आएंगे वो सारे सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के आएंगे। इसलिए यहाँ पर एम का मतलब मलेशिया है ना कि मालदीव, जबकि सार्क में एम का मतलब था मालदीव न कि मलेशिया। फर्स्ट का मतलब एफ का मतलब फिलीपींस हो गया, एस का मतलब सिंगापुर हो गया, ठीक है, और टी का मतलब थाईलैंड हो गया। टी का मतलब क्या होगा? थाईलैंड हो गया।
तो यहाँ पर जो आसियान है इसके 5 सदस्य देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड। वर्तमान समय में आसियान के टोटल 10 सदस्य देश हैं। जब आसियान की स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य देशों की संख्या केवल 5 थी, लेकिन फिलहाल में आसियान के सदस्य देशों की संख्या प्यारे साथियों 10 हैं। अब इसकी भी मैंने ट्रिक बना दी है, इसको ध्यान से सुनना, बड़ी मुश्किल से ट्रिक बनती है। यो ब्रो टिप्स दो कमला नाम को। यो ब्रो टिप्स दो कमला नाम को। यो ब्रो टिप्स दो कमला नाम को। आसियान के सदस्य देशों को याद कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो पहली बात तो ये घुसी होनी चाहिए कि आई एम फर्स्ट सुपर टैलेंटेड। यो ब्रो टिप्स दो कमला नाम को। ये दोनों की दोनों ट्रिक किसके साथ जुड़ी हुई है? आसियान के साथ जुड़ी हुई है। और जब ये दोनों की दोनों ट्रिक आसियान के साथ जुड़ी हुई हैं तो इनके अंदर जितने भी देश आएंगे वो सारे सारे कहाँ के आएंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया के आएंगे। तो बस आपके दिमाग में जैसे ही ये ट्रिक आए कि यो टिप्स दो कमला नाम को, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर जितने भी देश होंगे सारे सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के होंगे। अब देखो, ब्रो का मतलब है ब्रूनेई, टी का मतलब है थाईलैंड, आई का मतलब है इंडोनेशिया, पी का मतलब है फिलीपींस, एस का मतलब है सिंगापुर। ठीक है। कै का मतलब है कंबोडिया, मै का मतलब है म्यांमार, ला का मतलब है लाओस, ना का मतलब है वियतनाम और मै का मतलब है मलेशिया। ठीक है। ये हो गए भाई साहब इसके 10 सदस्य देश। ठीक है। तो आसियान के फिलहाल में 10 सदस्य देश हैं। याद करने की ट्रिक है यो टिप्स दो कमला नाम को। यो का मतलब है यो ब्रो टिप्स दो कमला नाम को। तो ब्रो का मतलब है ब्रूनेई, टी का मतलब है थाईलैंड, आई का मतलब है इंडोनेशिया, पी का मतलब है फिलीपींस, एस का मतलब है सिंगापुर, कै का मतलब है कंबोडिया, मै का मतलब है म्यांमार, ला का मतलब है लाओस, नाम वियतनाम। ठीक है। नाम का मतलब है ना वियतनाम, और मै का मतलब है मलेशिया। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को तेज करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है प्यारे लाडलो, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि आसियान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को तेज करना, उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान का ऑफिस कहाँ पर है? जकार्ता में है। अब यहाँ से दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आसियान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कौन से घोषणा पत्र के साथ हुई थी? और आसियान का ऑफिस कहाँ पर? ये ध्यान रखना, अलग अलग शहर है दोनों। आसियान का 5वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 1995 को थाईलैंड में हुआ था। 12 से 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आसियान का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ प्यारे साथियों? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था और 2005 में हुआ था। अब हम बात करते हैं ओपेक के बारे में। तो हमने सार्क पढ़ लिया, आसियान पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ओपेक। ठीक है। अब ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे लाडलो, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यहां पर इसके सदस्य देश कौन कौन से होंगे? जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ओपेक संगठन तेल निर्यातक और उत्पादक देशों का संगठन है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो ओपेक संगठन है इसका संबंध कौन से देशों के साथ है? ओपेक का संबंध उन देशों के साथ है जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक की स्थापना 16 सितंबर 1960 को बगदाद इराक में हुई थी। ठीक है प्यारे साथियों,
तो ओपेक की स्थापना कब हुई? 16 सितंबर 1960 में हुई थी, बगदाद इराक में हुई थी। स्थापना के समय ओपेक में टोटल 5 सदस्य देश थे। ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरब था और वेनेजुएला था। प्यारे साथियों, देख सकते हो ये पांचों के पांचों तेल उत्पादक देश हैं और तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। ठीक है, जब ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद इराक में, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके 5 सदस्य देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये पांचों के पांच वो देश हैं जो पेट्रोल का प्रोडक्शन भी करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। 1961 में ओपेक बिल्कुल सही तरीके से प्रभाव में आया था। इसका शुरू में ऑफिस था प्यारे साथियों जनेवा स्विट्जरलैंड में। ओपेक का स्टार्टिंग में ऑफिस जनेवा स्विट्जरलैंड में था। वर्तमान समय में जो ओपेक का जो ऑफिस है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ओपेक का शुरुआती ऑफिस कहाँ पर था प्यारे साथियों? जनेवा स्विट्जरलैंड में था। वर्तमान समय में इसका ऑफिस कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि 1965 में बना था। ओपेक का सबसे मेन काम क्या है प्यारे साथियों? तेल उत्पादन और तेल के मूल्य का नियंत्रण करना। तो ओपेक का सबसे मेन काम क्या है? तेल के उत्पादन पर तेल का उत्पादन करना, साथ ही साथ इसके मूल्य का नियंत्रण करना। आज पूरी दुनिया में जितना भी पेट्रोल बिक रहा है और जो पेट्रोल की रेट है, जो कच्चे तेल की रेट है, ये सारा सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ओपेक डिसाइड करता है। ओपेक के कुल सदस्य देश, तो ओपेक के कुल सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है प्यारे साथियों, किंग लिव्स इन AUCA। ठीक है, किंग लिव इन AUCA भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, AUCA थोड़ा इजी नाम हो जाता है। तो ओपेक के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है किंग लिव्स इन AUCA। अब के का मतलब है, अब प्यारे साथियों फिर से आपको याद करने की एक ट्रिक और भी प्यारी बता देता हूं, कभी भी आप देशों का नाम लेकर देशों के नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, किंग लिव्स इन AUCA। अब आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि किंग लिव्स इन AUCA, ये ट्रिक किसके साथ जुड़ी हुई है? ओपेक के साथ जुड़ी हुई है। अब ओपेक के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? ओपेक में वो देश शामिल है जो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए और पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम इस ट्रिक में केवल उन्हीं देशों का नाम शामिल करने वाले हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो, के का मतलब कुवैत, तेल का उत्पादन करता है। ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर पश्चिमी एशियाई देश शामिल होंगे। आई का मतलब इराक, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। एन का मतलब नाइजीरिया, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जी का मतलब गबोन, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। एल का मतलब लीबिया, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आई का मतलब ईरान, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। वी का मतलब वेनेजुएला, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ई का मतलब इक्वेटोरियल गिनी, भूमध्य रेखीय गिनी, यह भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। एस का मतलब सऊदी अरब, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ए का मतलब अल्जीरिया, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। सी का मतलब कांगो, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यू का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और ए का मतलब एंजोला, ये भी प्यारे साथियों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ओपेक के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है किंग लिव्स इन AUCA, और इसमें सभी वो देश शामिल होंगे जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन, जिसको हम EU बोलते हैं, ये पढ़ने वाले हम शाम की क्लास में। ठीक है, तो इन सभी को तुरंत अच्छे से याद कर लो प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।